हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और आज से हम लोग एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं जहां पर मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियो अपलोड करूंगा फॉर नीट बायोलॉजी। ठीक है, तो मैं यहां पर डिस्कस करूंगा बोथ बॉटनी और जूलॉजी। तो पहले मैं बॉटनी के ऊपर सारे वीडियोस बनाऊंगा जितने भी टॉपिक रिलेटेड टू बॉटनी, और उसके बाद मैं बनाऊंगा जूलॉजी के ऊपर। ठीक है, इसमें इंक्लूडेड होगा बोथ क्लास 11th एंड क्लास 12th। ठीक है, सेम वे यहाँ पर 11th एंड क्लास 12th होगा। और इसके रिलेटेड जितने भी नीट में उस पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन आए हुए लास्ट प्रीवियस 10 ईयर्स में, तो उसका भी डिस्कशन हम लोग देखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लाइव सेशन में नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आपको यूट्यूब चैनल पर हर एक दिन वीडियो अपलोड होगा ऑलमोस्ट जितने भी 45 मिनट या 1 आवर का जो भी वीडियो होगा। तो आज के इसी कंटिन्यूशन में आज जो पहला वीडियो हम लोग लोड कर मैं बना रहा हूँ या अपलोड करूंगा, वो वीडियो नंबर 1 होगा और वो होगा बॉट 1। ठीक है, इसका कोडिंग क्या होगा, बॉट 1 वीडियो नंबर 1। अच्छा, ये क्लास 12th का है, तो क्लास 12th का मैं पहले शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले क्लास 12th वाला हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग जो आज पहला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 से बॉटनी में, वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट ये चैप्टर का नाम है। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर को भी समझते हैं कि चैप्टर का नाम ये क्यों है, ये सब समझना है। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये जो है यहाँ पर, ये यहाँ पर इस टॉपिक को आज हम लोग पहले कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट देखेंगे। तो यहाँ पर जो यहाँ पर, हाँ, तो यहाँ पर हम लोग को ये देखना है जो कि पहला जो चैप्टर रिप्रोडक्शन इन, ये टॉपिक ले रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जनरल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, कि यहाँ पर ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ऑर्गेनिज्म में क्या क्या टाइप के रिप्रोडक्शन हो सकते हैं लोअर ऑर्गेनिज्म में, और फिर उसके बाद में हम लोग स्पेसिफिक बॉटनी का है तो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पर शुरू कर रहे हैं आज का जो टॉपिक। सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। इस टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है टू रिप्रोड्यूस। ठीक है, टू रिप्रोड्यूस और टू मेक ए आइडेंटिकल कॉपी, टू मेक आइडेंटिकल कॉपी। तो इसको हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एनी ऑर्गेनिज्म विच इज मेकिंग देयर ऑफ स्प्रिंग, इसको हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें यहाँ पर बायोलॉजिकल प्रोसेस से क्या होगा, ऑर्गेनिज्म, एनी ऑर्गेनिज्म विल मेक देयर ऑफ स्प्रिंग। ऑफ स्प्रिंग का मतलब उनका नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये नहीं होगा, तो अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं हो किसी ऑर्गेनिज्म में, फॉर एग्जांपल रिप्रोडक्शन ना हो, तो क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज लॉस हो जाएगा। स्पीसीज विल बी लॉस, या फिर बोल सकते हैं आइडेंटिटी ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म विल लॉस। अगर मैं इंडिविजुअल की बात करूं, ठीक है, तो इस ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिटी लॉस हो जाएगा। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं चाहेगा कि उनका रिप्रोडक्शन ना हो, उनका नेक्स्ट जनरेशन ना आए। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म यही चाहता है कि उन्हीं के जो नेक्स्ट जनरेशन है पूरा डोमिनेट करे किसी भी एरिया में। तो ये सबसे बेस्ट वे है रिप्रोडक्शन। ओके, अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर है फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्योंकि सर्वाइव वही ऑर्गेनिज्म करेंगे जिनका नेक्स्ट जनरेशन आएगा। तो सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, जैसे किसी का फैमिली चल रहा है। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पर बात करेंगे कि क्या क्या वे हो सकता है रिप्रोडक्शन का, लेकिन उससे पहले लाइफ स्पेन के बारे में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ स्पेन, तो एक हम लोग ने समझा रिप्रोडक्शन क्या है। तो रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल फेनोमेनन और बायोलॉजिकल प्रोसेस
जहां पर एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म विल मेक द नेक्स्ट जनरेशन, they make their offspring, so that the survival of that organism or the identity of that organism will remain maintained throughout the years. अब आते हैं व्हाट इज लाइफ स्पेन। लाइफ स्पेन का मतलब है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन बिटवीन बर्थ एंड डेथ, उसको हम लोग बोलेंगे लाइफ स्पेन। जैसे मेरा बर्थ हुआ एक पार्टिकुलर टाइम में और उसके बाद में एक डेथ हो गया किसी पार्टिकुलर टाइम पर, तो बर्थ और डेथ। अच्छा, ये दोनों नेचुरल फेनोमेना, बर्थ तो नेचुरल फेनोमेना, लेकिन डेथ में हम लोग नेचुरल वे को लेंगे, नेचुरल प्रोसेस, जिसको बोलते हैं एजिंग की वजह से डेथ हो। जैसे कोई एक्सीडेंटल डेथ हुआ उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, सेनेसेंस या एजिंग प्रोसेस से जिसको डेथ होगा उसी को हम लोग यहाँ पे लाइफ स्पेन में कंसीडर करेंगे। तो जनरल बात करूँ तो ह्यूमन बीइंग का डेथ, यहाँ पर डेथ होता है ऑलमोस्ट 70 ईयर्स में, मैं ऑन एन एवरेज मान लूँ तो ये जो है ये पीरियड को हम लोग बोलेंगे ऑन एन एवरेज 70 ईयर्स। अब ये अलग अलग कंट्री में अलग अलग लाइफ एक्सपेक्टेंसी डिपेंड करता है। जैसे जापान में बहुत ज्यादा है, जापान में ऑलमोस्ट 85 टू 90 ईयर्स है, इंडिया में कम है, डेवलपिंग कंट्रीज में कम है। तो ये लाइफ स्पेन का क्या मतलब हो ये समझ में आया। अब लाइफ स्पेन कभी भी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म पर नहीं डिपेंड करता, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म पर ये फैक्टर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लाइफ स्पेन जैसे ये नहीं समझना है कि कोई ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होगा तो उसका लाइफ स्पेन ज्यादा होगा और कोई सिंपल है तो उसका लाइफ स्पेन कम होगा। जैसे हम लोग ये जनरली समझ लेते हैं कि बैक्टीरिया जो है उसका सिंपल ऑर्गेनिज्म है तो इसकी लाइफ स्पेन कम है, नहीं, ये तो इमॉर्टल है। इसकी लाइफ तो, ये बैक्टीरिया मालूम है ना आप लोगों को, हम लोग पढ़ेंगे आगे, इमॉर्टल है, ये कभी भी मरता नहीं है अनटिल अनलेस कोई स्ट्रेस कंडीशन ना दे दे, जैसे एंटीबायोटिक दे दें, हीट ट्रीटमेंट दे दें, ठीक है, तब इसकी डेथ होगी। अदरवाइज नेचुरल वे में ये कभी भी डेथ नहीं करते, ये इमॉर्टल है। तो ये तो बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म है लेकिन ये कभी मरता नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि ह्यूमन के बारे में तो सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म क्या है एनिमल सिस्टम में, ह्यूमन। ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसकी लाइफ स्पेन क्या होती है ऑलमोस्ट 70 ईयर्स। टोर्टोइस सिंपल ऑर्गेनिज्म है लेकिन इसका मतलब कंपेयर टू किससे, ह्यूमन से, लेकिन इसका तो कुछ 200 300 ईयर्स होता है। तो कहने का मतलब है कि आप सिंपल ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे उसको देखकर नहीं बता सकते। जैसे कुछ और एग्जांपल ले, क्रो और पैरट देखने में बिल्कुल आइडेंटिकल, अब इससे भी समझिए, इनका साइज भी सेम है, दोनों बर्ड है, लेकिन दोनों का लाइफ स्पैन बिल्कुल अलग। क्रो का लाइफ स्पैन ऑलमोस्ट 15 ईयर्स होता है, तो इसमें ऑलमोस्ट अब 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पैरट की लाइफ स्पैन 150 ईयर्स होती है। इसी तरीके से दूसरा, आप अगर दो प्लांट को लें जैसे मैंगो और पीपल, ये दोनों प्लांट है, ठीक है, मैंगो और पीपल। तो मैंगो का लाइफ स्पैन अगर 150 ईयर्स है तो पीपल का ऑलमोस्ट इससे 10 टाइम्स ज्यादा, ऑलमोस्ट 1500 टू 2000 ईयर्स है। दोनों डाइकोटिलेडन्स है। तो फिर इतना चेंजेस क्यों हो रहा है? तो कॉम्प्लेक्सिटीज पे, साइज पे लाइफ स्पैन डिपेंड नहीं करता, ये इनका इंटरनल फैक्टर है, ठीक है, जहां पर जीन काम करेंगे। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब आ रहे हैं कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, क्या क्या टाइप हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के, तो वो देख लेते हैं हम लोग। तो ये कुछ हम लोगों ने जनरल रिप्रोडक्शन के बारे में बात किया और उसके बाद में हम लोगों ने बात किया लाइफ स्पैन के बारे में। अब हम लोग आ रहे हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में हम लोग जानते हैं कि दो तरीके का होता है, एक होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल, सॉरी वेजिटेटिव मैंने लिख दिया, यहां पर मैं लिखूंगा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, क्योंकि यहां पर एक एसेक्सुअल वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज द मोड ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा यहां मैं लिखूंगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज हम लोग सिर्फ एसेक्सुअल के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको आज हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या, कैसे हम लोग इसको समझेंगे, तो यहाँ पर कुछ फीचर्स के बारे में समझते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आता है। तो सबसे पहले यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर से रिलेटेड।
यहाँ पर सिंगल पेरेंट इज रिक्वायर्ड, यानी यहाँ पर दोनों पेरेंट की जरूरत नहीं है या सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, कह सकते हैं ये, क्योंकि यहाँ पर कोई मेटिंग नहीं होगा, कोई गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई फर्टिलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर नो फर्टिलाइजेशन और गैमेट और जाइगोट और एम्ब्रियो फॉर्मेशन टेक प्लेस। तो यहाँ पर एक चीज ये समझना जो बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछते हैं कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट रिक्वायर गैमेट, फर्टिलाइजेशन, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का कोई भी, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ये नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, यहाँ पर सिंगल पेरेंट सफिशिएंट है, और सिंगल पेरेंट सफिशिएंट, वही सिंगल पेरेंट क्या करते हैं, आइडेंटिकल क्लोन बनाते हैं, इसीलिए मैंने ऊपर की तरफ आइडेंटिकल लिखा था। आइडेंटिकल क्लोन, या फिर कह सकते हो इस क्लोन को छोड़ देते हैं, आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग लिखते हैं, और उस आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं क्लोन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, क्लोन। यहाँ पर ऑफ स्प्रिंग जो होंगे वो पेरेंट से आइडेंटिकल होंगे, क्योंकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो जो ये पेरेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में, उन्हीं से 100% ये इनके ऑफ स्प्रिंग 100% मैच करेंगे, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा। हम लोग अपने पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टर को लेते हैं, बाकी कैरेक्टर चेंज रहता है, तो क्योंकि हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से आए हुए हैं, तो ये बात समझनी है। उसके बाद में कुछ और यहाँ पर बात करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग क्या यहाँ पर देखेंगे कि इन यहाँ कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन डज नॉट पार्टिसिपेट। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर सेक्सुअल ऑर्गन नहीं होंगे, कहने का मतलब ये है, जैसे यहाँ पर अगर प्लांट की बात करें तो यहाँ पे एंड्रोशियम काइनोशियम का कोई रोल नहीं होगा। अगर मेल और फीमेल और ऑर्गन मैमल की बात करें तो टेस्टिस और ओवरी का कोई काम नहीं होगा, इसलिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन की जरूरत नहीं है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट है, ये प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से बहुत कम टाइम में बहुत सारे इंडिविजुअल्स बन जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में दैट डज नॉट शो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डज नॉट शो एनी वेरिएशन, कोई इनमें वेरिएशन नहीं होता, ये बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। और इसीलिए अगर वहां पे स्ट्रेस कंडीशन आएगा तो अगर एक की डेथ होगी तो सभी की डेथ होगी, क्योंकि सभी एक ही जैसे हैं, तो सब पे इफेक्ट एक ही जैसा, इसलिए मोस्टली ये सर्वाइव नहीं करते। इट इज नॉट फिटेस्ट, सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, जब आप लोग इवोल्यूशन में पढ़ते हो वहां पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पर ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग ने देखा। अब हम लोग आ रहे हैं कि क्या क्या टाइप होता है, टाइप ऑफ asexual mode of reproduction, क्या क्या टाइप होगा इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर asexual mode of reproduction में सबसे पहला आएगा आपका यहाँ पर हम लोग बाइनरी फिशन, यस सबसे पहले लिखते हैं बाइनरी फिशन। उसके बाद में सेकेंड बडिंग, उसके बाद स्पोरुलेशन, जैसे मुझे याद आ रहा वैसे लिख दे रहा हूँ स्पोरुलेशन। उसके बाद में फ्रेगमेंटेशन, यस ये भी एक है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और फिफ्थ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। चलिए अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आ रहे हैं हम लोग यहाँ से एग्जाम में, अभी तक क्या समझा, यहाँ पे क्या रिप्रोडक्शन का एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आ सकता है, लाइफ किसके ऊपर डिपेंड करता है वो आ सकता है, या एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंपॉर्टेंट है। अब आ रहे टाइप, तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लेंगे बाइनरी फिशन, और ये बहुत कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल केस में। ठीक है, ये ज्यादातर लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है, लोअर ऑर्गेनिज्म जैसे एग्जाम्पल मोनेरंस,
मोनेरेंस इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे बैक्टीरियल वर्ल्ड आता है, बैक्टीरियल वर्ल्ड। उसके अलावा दूसरा प्रोटिस्टन, प्रोटिस्टन्स, उनमें भी बाइनरी फिशन बहुत कॉमन है। अच्छा, बाइनरी फिशन से जो भी ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करते हैं ये ज्यादातर सिंगल सेल होते हैं, ये दोनों सिंगल सेल है, मालूम है। मोनेरेंस सिंगल सेल प्रोकैरियोटिक है और प्रोटिस्टन सिंगल सेल यूकैरियोटिक सिस्टम है। तो ये दोनों ज्यादातर यहाँ पर आपको ये समझना है, ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, इनमें कॉमन होता है और इससे इमोर्टिलिटी होती है। इमोर्टिलिटी का मतलब है नेवर डाई, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट सेल्स क्या करते हैं, यही खुद डिवाइड कर जाते हैं दो पार्ट में, खुद डिवाइड करेंगे, ये खुद डिवाइड हो जाएंगे और ये दो क्या बनाएंगे, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। जैसे एक बैक्टीरिया है, इस तरह का मैं बैक्टीरिया मान लूं, ठीक है, ये बैक्टीरिया का जीनोमिक डीएनए है। तो ये डिवाइड करने से पहले, बाइनरी फिशन करने से पहले एक आइडेंटिकल कॉपी बनाएंगे, किसका, इसी का, डीएनए का, और उसके बाद में ये 20 से डिवाइड कर जाएंगे। तो अब इसके बाद में क्या हो गया, दो तरह के सेल्स बन गए यही डिवाइड करके, यहाँ पर एक इस तरफ और एक इस तरफ, ये डीएनए, जीनोमिक डीएनए, और एक ये कॉपी। अब ये फिर से यही प्रोसेस करेंगे, फिर से यहाँ पर एक डिवीजन होगा, इनका कॉपी एक बनेगा डीएनए, जीनोमिक डीएनए का, यहाँ भी एक कॉपी बना और फिर से डिवीजन हो गया। तो यानी पेरेंट सेल ही डिवाइड कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये क्या करेंगे, इनका लाइफ इमॉर्टल होगा, पेरेंट खुद डॉटर में कन्वर्ट कर जा रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर इसके बेसिस पे यहाँ सबसे पहले क्या होगा, कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन ऑफ डीएनए, और उसके बाद में होगा साइटोकाइनेसिस। कोई नया चीज नहीं है, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो डीएनए में या सेल साइकिल में हम लोगों ने देखा था। तो सबसे पहले डिवीजन ऑफ डीएनए और तब होगा डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, ये हम लोग जानते हैं। यहाँ पर दो तरह के बाइनरी फिशन होते हैं, टाइप 1 यानी टाइप ऑफ बाइनरी फिशन। तो पहला टाइप क्या होगा, पहला टाइप होगा लॉन्गिट्यूडनल, 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 और दूसरा क्या होगा, ट्रांसवर्स। तो लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स में क्या डिफरेंस है, लॉन्गिट्यूडनल मतलब लेंथ वाइज, यानी अगर मैं इसका लेंथ वाइज देखूं, ठीक है, तो लेंथ वाइज में ये लेंथ है, ये लेंथ है, और ये विड्थ है, ये लेंथ है और ये विड्थ है। तो लेंथ वाइज में अगर डिवीजन हो रहा है, यानी इस तरीके से डिवीजन हो रहा है एक्स एक्सिस पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। तो ये जनरली होता है पारामीशियम में, नॉट पारामीशियम, सॉरी, यूग्लिना, यूग्लिना में, यूग्लिना में, यूग्लिना में जो डिवीजन होता है वो लॉन्गिट्यूडनल होता है, क्योंकि उनका कुछ ऐसा शेप होता है, इस तरीके से। तो इनका लेंथ क्या होगा, इनका विड्थ ये हो गया, विड्थ या ब्रेड्थ जो भी बोलिए, ये क्या हो गया, ये हो गया विड्थ, और ये क्या हो गया, लेंथ। तो अब डिवीजन कैसे हो रहा है, लेंथ वाइज, इस तरीके से डिवाइड करेगा जाके दो इक्वल पार्ट में, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में हो जाएगा डिवीजन। अब वो लेंथ वाइज हो सकता है, विड्थ वाइज हो सकता है, लेकिन जहां पे इक्वल डिवीजन हो जाए वहां पर उसी को फॉलो किया जाएगा। तो लॉन्गिट्यूडनल यूग्लिना के केस में हमेशा लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन होता है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर दूसरा होता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स का मतलब है कि यहाँ पे विड्थ वाइज, यहाँ लेंथ वाइज हो रहा था, यहाँ पर विड्थ वाइज होगा। यानी इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया है, फिर उसके अंदर पैरामीशियम है, यस पैरामीशियम। हम लोगों ने अभी जस्ट बैक्टीरिया के केस में देखा, बैक्टीरिया का डिवीजन ये लेंथ वाइज है और ये विड्थ है,
ये लेंथ है, तो हम लोग डिवीजन ऐसे नहीं कर रहे थे, ऐसे किया, तो इसको क्या बोलेंगे, विड्थ वाइज। तो ट्रांसवर्स, तो बैक्टीरिया और पैरामीशियम में इस तरीके से डिवीजन होता है। तो बाइनरी फ्यूजन टेक प्लेस लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स। इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा आप लोग को देखना है, ठीक है। अब यहाँ पर एक थर्ड टाइप का कैटेगरी आता है, सी टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं, अच्छा यहाँ पर ये दोनों जो है ये कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ बाइनरी फिशन में आएगा। सी टाइप जो होता है वो सिंपल बाइनरी फिशन होता है, सिंपल बाइनरी फिशन। तो सिंपल बाइनरी फिशन का मतलब क्या, सिंपल बाइनरी फिशन का मतलब होता है कि यहाँ पर कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। जैसे मैंने बताया कि लेंथ वाइज, विड्थ वाइज, ये एनी प्लेन, डिवीजन थ्रू एनी प्लेन, डिवीजन थ्रू एनी प्लेन हो जाए तो इनको क्या बोलेंगे हम लोग, विड्थ वाइज, थ्रू एनी प्लेन। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है एमीबा। एमीबा तो खुद ही वो इरेगुलर शेप है, तो इसका कोई ऐसा थोड़ा फिक्स ऑर्डर होगा कि इसी इसी प्लेन पर वो दो इक्वल में होगा, इक्वल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर एनी प्लेन पर अगर डिवीजन हो जाए, कोई भी प्लेन पर डिवीजन हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल बाइनरी फिशन, ठीक है। बाकी दोनों केस में ऑर्डर फिक्स्ड है, लेंथ होगा या विड्थ होगा। होप सो ये समझा। तो बाइनरी फिशन क्लियर हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं दूसरा, सेकेंड टाइप, विच इज कॉल्ड बडिंग। बडिंग में क्या होता है, स्मॉल आउटग्रोथ, आउटग्रोथ from parent body, parent body, parent body which detached from parent and form new individual, individual, ठीक है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल सिंगल सेल बैक्टीस्ट, सिंगल सेल फंजाई या सिंगल सेल यहाँ पर फंगस, जो सिंगल सेल फंगस हैं जिसका बेस्ट एग्जांपल है ईस्ट, ईस्ट सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी, ठीक है। तो यहाँ पर सेक्रोमाइसिस सेरेवेसी में क्या होगा, ये देखा गया है, जैसे ये फंगस का ये सिंगल सेल है, इसके ये जीनोमिक डीएनए है, ये जीनोमिक डीएनए का एक कॉपी बना, ठीक है, इसका एक कॉपी बना और ये एक तरफ चला गया, पोल की तरफ, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और उसके बाद में ये कैसा बन रहा है स्ट्रक्चर, कुछ ऐसा कंस्ट्रक्टेड बन जाएगा इस तरफ में, यहाँ पे जीनोमिक डीएनए, और ये वाला इस तरफ में आ गया, और ये पोर्शन फिर आगे चलकर डिटैच कर जाएगा। कैसे, इस तरीके से। होप सो ये समझ में आ रहा है। और फाइनली ये वाला एक इंडिविजुअल बना दिया, यहाँ पे जीनोमिक डीएनए पहले वाला और ये वाला एक कॉपी हो गया। तो ये जो है ये एक बर्डिंग, ये बर्डिंग है, ये बर्ड फॉर्म किया, और ये फिर फर्दर ग्रो करेगा, ये ऐसे ही नहीं रहेगा, ये फर्दर ग्रो करेगा और ये साइज इसका बड़ा हो जाएगा, और साइज बड़ा होने के बाद में यहाँ पर इसके जीनोमिक डीएनए आ जाएंगे, और फिर से एक कॉपी बनाएगा और फिर से इसी तरह से बर्डिंग फॉर्म करेगा, तो ये वाला फिर से बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल, सबसे बड़ा डिफरेंस बाइनरी फिशन और इसमें क्या है, अनइक्वल डिवीजन। देखिए ऊपर की तरफ क्या हो रहा था कि मेजर पोर्शन डिवाइड कर रहा था, देखिए ये दो इक्वल हाफ में किया, यहाँ भी इक्वल, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, एक 60% 40% इरेगुलर में भी होगा, यहाँ पर भी अगर देखो तो दोनों इक्वल हाफ में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हार्डली 5 to 10% कंट्रीब्यूट करता होगा, और रिमेनिंग 80% या 90% यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, और बर्ड बहुत ही छोटा होगा, इसका साइज बहुत ही छोटा होगा, ये एक डिफरेंस आपको समझना है। तो अनइक्वल डिवीजन है। और पेरेंट दूसरा, एक तो ये हो गया, और दूसरा पेरेंट यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, पेरेंट विल एग्जिस्ट। ऊपर वाले केस में क्या था, पेरेंट डॉटर में कन्वर्ट कर जा रहा था, यहाँ पर पेरेंट विल एग्जिस्ट। ओके, ठीक है। ये सेकेंड एग्जाम्पल, एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ सकता है। अब आ रहे हैं थर्ड टाइप विच इज कॉल्ड एस्पोरुलेशन, एस्पोरुलेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पोर।
ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोर मोस्टली देखा गया किसमें, फंगस में। हाँ यस, फंगस में ये कॉमनली होगा और लोअर प्लांट में एल्गी में होता है, खासकर जितने भी एल्गी है, ग्रीन एल्गी, ब्लू, ये ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, तीनों में स्पोरुलेशन या स्पोर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पोर फॉर्मेशन में आपने, हम लोगों ने फंगस में देखा एक फेवरेबल कंडीशन हो सकता है, एक अनफेवरेबल, एक अनफेवरेबल में भी हो सकता है और एक होता है फेवरेबल में स्पोर का फॉर्मेशन। फेवरेबल वाला का बेस्ट एग्जांपल है जू स्पोर, जिसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं और ये स्विम करते हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल अगर फंगस के बारे में बात करें, पूरा का पूरा एल्गी, पहले तो एक देख ले कि एल्गी, ग्रीन एल्गी से लेकर ब्राउन एल्गी, ये सब इसके एग्जाम्पल होंगे। जू स्पोर फॉर्म करते हैं जिसमें फ्लैजिलेटेड होते हैं, क्योंकि वाटर में रहते हैं तो स्विम करेंगे वो। ठीक है, इसके अलावा अगर फंगस के बारे में बात करें तो जाइगोमाइसेटिस, पूरा का पूरा जाइगोमाइसेटिस, ये ग्रुप जो है ये आएगा आपका फेवरेबल कंडीशन के अंदर। अब आते हैं अनफेवरेबल में। अनफेवरेबल में कोनिडिया का फॉर्मेशन, यस, तो कोनिडिया का फॉर्मेशन का मतलब है कि अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये फंगस में होता है, जनरली ये फंगस में होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल पेनिसिलियम, यस, एस्कोमाइसिटिस में, एस्कोमाइसिटिस, इसका बेस्ट एग्जांपल एस्कोमाइसिटिस, और उसमें भी कौन सा, पेनिसिलियम। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये समझना है कि कुछ और ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे एमीबा, एक एग्जांपल समझिए एमीबा। ये है क्या एमीबा, ये है प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स एमीबा। अब ये एमीबा जो होता है यहाँ पर देखा गया है कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन इनके जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म, ये तीनों कंडेंस कर जाते हैं, कंडेंस्ड, और कंडेंस्ड करके सेंटर में आ जाते हैं और फॉर्म करते हैं थ्री लेयर, थ्री लेयर, और वो थ्री लेयर कवर होता है, थिक कवरिंग, ये फॉर्म करते हैं थ्री लेयर, सेंटर में कंडेंस करके और थ्री लेयर फॉर्म कर दिया। और ये थ्री लेयर जो फॉर्म किया इसको अब ये बोलते हैं सिस्ट, सिस्ट। तो सिस्ट यहाँ पर जो फॉर्मेशन होता है वो होता है किस कंडीशन में, ये होता है एमीबा के एमीबा, एमीबा में। और जब फेवरेबल कंडीशन आया, अब ये सिस्ट फॉर्म कर गया, इनका सरफेस एरिया डिक्रीज कर गया, अब ये स्प्रेड कर जाएंगे, एयर के थ्रू स्प्रेड करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चलेगा। और जब दूसरे जगह चले गए तो वहां पर ये फेवरेबल कंडीशन आया, फेवरेबल कंडीशन, तो वो क्या हुआ, जर्मिनेट किया और उससे न्यू एमीबा बना, एमीबा फॉर्मेशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे इंसिस्ट, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब है क्या, इंसिस्टेड एमीबा का मतलब क्या है कि यहाँ पर सिस्ट वाला जो कंडीशन था वो फिर से फेवरेबल कंडीशन में आ गया। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन, उसको इंसिस्ट, सिस्ट फॉर्मेशन मतलब अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, और ये जो थ्री लेयर फॉर्म किया है ये बहुत ही हार्ड और प्रोटेक्टिव होता है, हार्ड एंड प्रोटेक्टिव। तो किससे प्रोटेक्टिव करेंगे, प्रोटेक्शन किससे करेंगे, अनफेवरेबल कंडीशन से। ठीक है, हाई टेम्परेचर, पीएच चेंज, इस तरह से। तो ये आपको समझना था। अब आ रहे नेक्स्ट, विच इज, कौन सा नेक्स्ट है, फ्रेगमेंटेशन, नहीं क्या था, हाँ फ्रेगमेंटेशन, फोर्थ फ्रेगमेंटेशन। चलिए फ्रेगमेंटेशन, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या करना है, फ्रेगमेंटेशन में मतलब बॉडी पार्ट डिटेच होगा। तो क्या बर्डिंग और ये एक ही है, नहीं, सुनिए, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, ए स्मॉल पोर्शन get detached from
detached from parent and form new individual। तो ये पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाते हैं और उसके बाद में न्यू बॉडी, न्यू पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो जैसे फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल किसमें होगा, फंगस के केस में बहुत कॉमन देखा गया, फंगस के केस में, या फिर ये एल्गी, एल्गी के केस में पूरा का पूरा है, ब्रून ब्रू एल्गी, ब्राउन सॉरी ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये तीनों में देखा गया जहाँ फ्रेगमेंटेशन बहुत कॉमन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो ये जैसे एक एल्गी का थैलोइड है या फंगस का थैलोइड है, दोनों के थैलोइड का है अनडिफरेंशिएटेड, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, अनडिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट में जिसमें रूट स्टेम और लीफ नहीं बना हो उसको थायलॉइड बोलते हैं, थैलस, थायलॉइड। अब ये पोर्शन कहीं से कट हुआ, ठीक है, अब ये सेल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल तो है नहीं, फंगस भी सिंगल सेल नहीं है और प्लांट भी सिंगल सेल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि इनके पास मल्टीपल सेल्स हैं और मल्टीपल सेल्स में खुद बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। ये डॉटेड क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है न्यूक्लियस, ये वाला ग्रीन कलर ये क्या है, चलिए इसको मेंशन कर देता हूँ, न्यूक्लियस। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि अगर किसी भी तरीके से मैकेनिकल हुआ या एयर से हुआ, मैकेनिकल यानी किसी के भी थ्रू अगर ये कट हो गया, डिटेच हो गए ये पोर्शन, तो ये पोर्शन डिटेच होने के बाद में इसमें क्या है, ये एक सिंगल सेल आ गया या मल्टीपल सेल्स आ गए लेकिन पेरेंट से अलग हो गए और इनके अंदर न्यूक्लियस है। तो अब ये क्या करेंगे, डिवाइड करना शुरू करेंगे और डिवाइड करके पूरा का पूरा इंडिविजुअल फॉर्म कर देंगे, यानी ये इस तरीके से डिवाइड करना शुरू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और, ये जो डिवीजन हो रहा है ये डिवीजन कभी भी मियोसिस नहीं होगा, ये हमेशा माइटोसिस होगा, क्योंकि माइटोसिस हम लोग ने देखा हुआ है कि जहाँ आइडेंटिकल कॉपी बनता है, क्रोमोसोम का नंबर फिक्स रखा जाता है। तो एक चीज इसको इंक्लूड कर दीजिए जो मिस आउट कर गया मैं, यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कि यहाँ पर हमेशा ऑलवेज कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर में ऑलवेज माइटोसिस अकर, यहाँ कभी भी मियोसिस नहीं होगा, नेवर मियोसिस अकर, क्योंकि मियोसिस होगा तो वहां पे रिकम्बिनेशन हो गया और रिकम्बिनेशन होगा तो चांसेस है कि ऑर्गेनिज्म जो नेक्स्ट जनरेशन वाला है वो प्रीवियस वाले से पेरेंट से चेंज हो, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही मियोसिस होता है। ओके, थायराइड के बारे में समझ में आया, इसका बेस्ट एग्जांपल फंगस और एल्गी। ठीक है, तो ये बर्डिंग से कैसे अलग है, बर्डिंग में देखिए क्या हो रहा था, बर्डिंग में यहाँ पर न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा था, ये कहाँ गया ऊपर की तरफ, यस बड़ी ये वाला, यहाँ सिंगल सेल ईस्ट है, सिंगल सेल है तो एक ही न्यूक्लियस होगा, तो ये न्यूक्लियस को डिवाइड किया गया तब अलग किया गया, लेकिन यहाँ पर ये सिंगल सेल में नहीं हो रहा, यहाँ पे मल्टीपल सेल्स, यहाँ पे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस कभी भी नहीं होगा, ये समझिए, मतलब जो डिटेच हुआ फ्रेगमेंटेशन बनाने के लिए न्यूक्लियस को डिवाइड नहीं किया जाएगा, सेल को अलग कर दिया जाएगा और सेल में ऑलरेडी न्यूक्लियस है। ठीक है, तो नो सेपरेट डीएनए विल और नो सेपरेट डीएनए डिवीजन अकर, समझ में आ रहा है, सेपरेट डीएनए डिवीजन नहीं होगा या डीएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, समझा। अब आ रहे हैं नेक्स्ट, विच इज फ्रेगमेंटेशन हो गया, अब है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहां पर बहुत ही कॉमन फेनोमेनन है एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। ठीक है, यहां पर सोमैटिक सेल्स या बॉडी पार्ट पार्टिसिपेट इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन का मतलब रिप्रोडक्शन, या प्रोपोगेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह स्प्रेड करना। ठीक है, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये इनसे क्या होता है
कि एक जगह से दूसरे जगह बहुत जल्दी उस ऑर्गेनिज्म का स्पीसीज स्प्रेड कर जाता है। ठीक है, अब ये दो तरीके से हो सकता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या तो नेचुरल तरीका है, नेचुरल वे, या आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में ह्यूमन बीइंग का रोल है या फिर एनिमल का, यानी मैं ह्यूमन को ज्यादा लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर हॉर्टिकल्चर में हम लोग यूज करते हैं ह्यूमन का, तो ड्यू टू ह्यूमन हॉर्टिकल्चर में इसका इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने मैंने क्या किया, मैंने रोज का प्लांट को किसी दूसरे घर से एक उसका स्टेम का पोर्शन को कट करके लाकर अपने घर में लगा दिया, तो ये मेरे थ्रू हो रहा है, वहां से यहाँ स्प्रेड कर रहा है मेरे घर में। तो ये प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल वे ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये हॉर्टिकल्चर में काफी काम आता है। या आम का एक स्टेम या ब्रांच कट करके मैंने अपने घर में लगा दिया, वो आम का पेड़, या फिर उसके सीड को लगा दिया मैंने, मार्केट से आम खरीद के लाया, उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा और उसका सीड को मैंने अपने घर में लगा दिया। तो ये जो है ये ह्यूमन के थ्रू हो रहा है या किसी एनिमल के थ्रू। अब एनिमल भी कर सकता है कि एनिमल फ्रूट को खा रहे हैं, उनके सीड्स को कहीं ले जाकर दूसरी जगह स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट होगा, यानी इसमें एनिमल का रोल है। नेचुरल वे में क्या होगा, वो खुद प्लांट खुद से करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जैसे इसी को पढ़ना है यहाँ पर नेचुरल वे में, तो यहाँ पर नेचुरल में ये तीन मोड से हो सकता है, या तो रूट पार्टिसिपेट करे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, या फिर स्टेम करे, या फिर लीफ करे। ये तीनों पार्ट के कुछ भी पोर्शन को आपने कट करके अगर किसी जगह पे लगा दिया, उससे न्यू इंडिविजुअल बन गया, उसको बोलते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव पोर्शन को यहाँ यूज करते हैं, कहने का मतलब यहाँ पर सेक्सुअल पोर्शन को, प्लांट के सेक्सुअल पोर्शन को, पार्ट को कभी भी यूज नहीं करेंगे। जैसे आप यहाँ पर फ्रूट को, फ्लावर को नहीं यूज कर रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए, यहाँ पर इनको यूज कर रहे हैं। तो रूट में क्या क्या हो सकता है, रूट में सबसे इंपॉर्टेंट है एडवेंटिजियस रूट आएंगे। अब आपको मालूम है दो तरह का रूट होता है, टैप रूट और एडवेंटिजियस रूट। तो एडवेंटिजियस रूट को यहाँ यूज किया जाता है फॉर प्रोपगेशन। एडवेंटिजियस रूट और एडवेंटिजियस रूट जो होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो वो आते हैं एनी पार्ट ऑफ अदर देन रेडिकल। रेडिकल बेसिकली रूट का फॉर्मेशन करता है, तो रूट फॉर्मिंग अदर देन रेडिकल। रेडिकल से अगर अलग कोई फॉर्म करे रूट, तो उसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिजियस रूट। यहाँ पे एग्जाम्पल क्या आएगा, स्वीट पोटैटो बहुत कॉमन है। स्वीट पोटैटो में स्टेम को हम लोग बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, स्टेम का मॉडिफिकेशन है। और दूसरा है डालिया, डालिया भी हम लोग, डालिया भी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, किसका, स्टेम का। स्टेम बिकम एक्टिंग एज ए रूट, और इसलिए इसको एडवेंटिजियस रूट कहते हैं, फॉल्स रूट भी कह सकते हैं इसको, मतलब होता है। अब आ रहे हैं स्टेम के केस में। स्टेम के केस में तो बहुत बड़ा ग्रुप है। स्टेम जितना भी, अगर हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी प्लांट में आपने पढ़ा है, खैर हम लोगों ने नहीं देखा लेकिन आप लोगों ने पढ़ा होगा, अभी तक नहीं शुरू किया वो, तो आज ही लेक्चर फर्स्ट है। तो यहाँ पर स्टेम के जितने भी मॉडिफिकेशन है, जैसे अंडरग्राउंड स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम, तो अंडरग्राउंड स्टेम या फिर सब एरियल स्टेम या फिर एरियल स्टेम, ये तीन मॉडिफिकेशन है। तो अंडरग्राउंड स्टेम में जहां पर स्टेम मॉडिफाई कर जाओ, बिकम रूट की तरह काम करे, तो वो सब एग्जांपल आएंगे। और इसमें अंडरग्राउंड स्टेम में हम लोगों ने पढ़ा था राइजोम, कॉर्म, बल्ब, ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। या ट्यूबर, ये चार तरह का होता है। तो मैं सबका एक एक एग्जाम्पल लिखा हूं। ट्यूबर सबसे कॉमन होता है, तो एग्जाम्पल इसका पोटैटो, सिंपल पोटैटो। बल्ब ओनियन या गार्लिक। कॉर्म में आएगा कोलोकेशिया। राइजोम में आपका आएगा बनाना, ठीक है, ये सब बनाना, जिंजर, जिंजर भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो एक एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे जब मॉर्फोलॉजी करेंगे। तो ये सबको, अब इसको आप यूज कर सकते हैं पूरा का पूरा प्लांट। ऑनियन को लगा दीजिए, पूरा एक प्लांट हो जाएगा, ठीक है। पोटैटो का कुछ पोर्शन को कट करके लगा दीजिए, जिसमें आइज कहते हैं, जहां पर होते हैं नोट्स,
तो इसके जगह पर बेसिकली होता क्या इन सब में, नोड होता है। और नोड जहां पर है इसका मतलब वो स्टेम है, वो रूट नहीं है। रूट में नोड नहीं होता है। नोड इंटरनोड आपको मालूम है, बर्ड नहीं बोल रहा हूँ, नोड बोल रहा हूँ, ठीक है। अब आ रहा हूँ सब एरियल। सब एरियल का मतलब क्या, जो थोड़ा सा जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो करे उसको बोलेंगे सब एरियल, जिसमें सबसे अच्छा एग्जाम्पल ऑफसेट। इसका सब कैटेगरी पहला क्या आएगा, ऑफसेट। दूसरा क्या आएगा, और रनर, यस, रनर। तीसरा क्या आ सकता है उसके बाद में, सकर्स। तो ऑफसेट में इसका एग्जाम्पल जो वाटर में रहते हैं, पिस्टिया और इकॉर्निया। इकॉर्निया लिख देता हूं बस, एक एक एग्जाम्पल। रनर का मतलब है ऑक्जेलिस, ठीक है, ऑक्जेलिस। यहाँ पर ग्रासेस, यस, ग्रासेस भी होगा। और सकर्स में पाइनएप्पल, क्राइसेंथेमम, ठीक है। तो ये बनाना, ये भी इसका एग्जाम्पल आएगा, बनाना। तो ये सारे एग्जाम्पल आएंगे सब एरियल के। अब एरियल क्या होगा, जो जमीन से ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ, जमीन से ऊपर की तरफ, बहुत ऊपर की तरफ स्ट्रांगली जा रहा है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल फाइलोक्लेट्स में आप ले सकते हो एस्पैरेगस, राइट। यहाँ पर यस, अपुन्शिया एंड शुगर कैन, यस, शुगर कैन। मेज, जो एरियल, मतलब यहाँ पर स्टेम जो होते हैं, जहां पर एरियल ऊपर की तरफ ग्रो करे और उसको यहाँ पर नोड हो, और नोड को कट करके आप लगा दो, ये नोड है। ये नोड को आप कट करके, शुगर कैन के नोड को यहाँ पे कट करके लगा दोगे, अपन को शुगर के मेज को, तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल प्लांट फॉर्म कर देगा। तो इसको बोलेंगे एरियल स्टेम का पार्ट है। तो ये हो गया। लीव्स के एग्जाम्पल, लीव्स के एग्जाम्पल आएंगे जहां लीव्स पूरा का पूरा प्लांट फॉर्म कर देता है, तो बोगनविलिया, ठीक है, या फिर बेगोनिया, ये सब एग्जाम्पल आएगा इसका। ब्रायोफाइलम, ब्रायोफाइलम, बेगोनिया, ये दोनों बहुत ही कॉमन, याद रखिएगा इसका एग्जाम्पल। इसके बाद में एक एग्जाम्पल और आता है एडियंटम, यस, एडियंटम, जो वॉकिंग फॉर्म है, इसको क्या बोलते हैं, वॉकिंग फर्न। फर्न का मतलब ये टेरिडोफाइट्स हैं। बाकी क्या है, बाकी क्या है, ब्रायोफाइट्स। तो वॉकिंग फर्न, ये एक जगह से दूसरे जगह वॉक करते हैं, यानी लीफ इनकी कहीं अगर डिटैच हो गए प्लांट से, और उसके बाद में कहीं सॉइल दूर पे हवा चलते गई और वहां से उड़कर गए दूसरी जगह पर सॉइल पे फॉल करते, तो वहां पर वो क्या हो जाते हैं, इस लीफ से, इस लीफ से यहाँ पर रूट का फॉर्मेशन जगह जगह से, और ये पूरा का पूरा एक प्लांट फॉर्म, इसको बोलते हैं वॉकिंग फॉर्म। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह वॉक कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन कैटेगरी यहाँ पर हो गया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। आर्टिफिशियल एंड ग्राफ्टिंग वगैरह आ सकता है यहाँ पे, क्या, राइट, ग्राफ्टिंग, जो हम लोग, जिसका मैंने एग्जांपल दिया कि आप क्या करोगे, स्टेम को कट करके रोज का किसी दूसरे जगह पे लगा रहे हो, या फिर दूसरे प्लांट के रोज का कट करके किसी दूसरे प्लांट के स्टेम को कट करके वहां पे ज्वाइन कर, उसको बोलते हैं ग्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया आपका आर्टिफिशियल मोड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ग्राफ्टिंग, फिर लेयरिंग भी होगा, लेयरिंग भी कह सकते हैं, कटिंग कह सकते हैं, यस, कटिंग, कट करके हम लोग क्वेश्चन दूसरी जगह लगा रहे हैं। ये सब होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। अब एक चीज वाटर हाइसिंथ के बारे में समझना है। वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ जिसको इकॉर्निया भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इकॉर्निया। इसका तीसरा नाम है टेरर ऑफ बंगाल। तो ये समझना थोड़ा सा, बंगाल, टेरर ऑफ बंगाल। क्यों इसको, क्योंकि बंगाल में इसको ब्रिटिश लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी,
उस टाइम पर, क्योंकि इसका जो फ्लावर कलर है और लीफ का जो शेप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल इसकी वजह से इसको लोगों ने इंग्लैंड से, यूके से इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ये एलियन है, पहले का यहाँ पे ये नेटिव प्लांट नहीं है, इंडिया का प्लांट नहीं है, ये बाहर से लाया गया। तो इस तरह के प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं? इस तरह के प्लांट को बोलते हैं एलियन, जो बाहर से आया। अब ये प्लांट यहाँ पर आने की वजह से इतना अच्छे से एडजस्ट हो चुका है कि ये पूरा का पूरा, आज देखोगे कि हर एक वाटर सोर्सेस, रिवर, पॉन्ड में पूरा का पूरा इकॉर्निया, हिस्टिया, ठीक है, जिसको जलकुंभी बोलते हैं, ये पूरा का पूरा फैल चुका है। और ये क्या करता है कि वाटर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि ये इनको ऑक्सीजन चाहिए इनके रूट को, तो ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड। ये नहीं समझना कि ये तो प्लांट है, ये तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगा, नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इनके रूट के ग्रोथ का, तो ये ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, वाटर के ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं। तो वाटर में क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी। और जब वाटर के ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है तो वहां पर वाटर में अदर जो वाटर ऑर्गेनिज्म है लाइक फिशेस, उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि इनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाता। तो जहां पर भी ये इकॉर्निया प्रेजेंट है वहां पर उस वाटर के सरफेस पे पूरा ग्रो कर जाएंगे, सनलाइट के अंदर नहीं जाएगा, और ये वाटर से ऑक्सीजन, वाटर में जितने भी ऑक्सीजन है उनको एब्सॉर्ब करते हैं। तो फिशेस वगैरह की, यानी इकोसिस्टम को पूरा का पूरा, वाटर इकोसिस्टम को क्या करते हैं? डिस्ट्रॉय। आज ऐसा हो गया कि इसको हटाना बहुत मुश्किल है, हटाओगे एक भी रह गया वहां पर, या उसके स्पोर्स रह गए तो वो फिर से प्रोपेगेट हो जाएंगे, इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल, ठीक है, इसको हटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ठीक है, तो इसको हम लोग मैंने डिस्कस कर लिया कि इसको वाटर इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है और यहाँ पर फिशेस की डेथ हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन को ये यूटिलाइज कर लेता है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट एक टर्म को समझना है, ब्लबिल। यस, इसको करके क्लास खत्म कर रहे हैं। ब्लबिल्स ये क्या है? ब्लबिल्स यूज्ड फॉर नेचुरल प्रोपोगेशन। और ये क्या है? बेसिकली इट इज ए fleshy bird used for propagation of vegetative propagation, natural way of propagation है, जो कि स्पेशलाइज्ड, इसको बोल सकते हैं फ्लैशी बर्ड स्पेशलाइज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या आएगा? एगेव, ठीक है, एगेव, या फिर यहां पर लिली इसका सेकंड बेस्ट एग्जाम्पल है, या फिर ऑक्जेलिस वगैरह, ऑक्जेलिस। ठीक है, तो ब्लबिल भी नेचुरल वे ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये भी एग्जाम में आया हुआ, इसके एग्जाम्पल वगैरह पूछ लेते हैं। ठीक है, ये प्लांट के एपिकल पॉइंट पर ग्रो करेगा और उसके बाद डिटेच करता है, और डिटेच करने के बाद में सॉइल से अटैच करके ये ग्रो कर जाएंगे। तो ब्लबिल के बारे में भी यहाँ तक हो गया। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में, तो यहाँ तक देखिए, पढ़िए, और कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, और तो उसका मैं आंसर करता हूँ। चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही तक, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बात करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।